program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। बजट आया, बजट आने के बाद डिस्कशंस वगैरह हुई और एक चीज़ जिससे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, एक चीज़ जिसको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, वो है तालीम। तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारा आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि पाकिस्तान में हर वो बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से लेकर 16 साल तक है उनके लिए तालीम कंपलसरी और मुफ्त लाजमी करार दी गई है। क्या ये हो रहा है हमारे मुल्क में या नहीं? अगर हम देखें तो नाइजीरिया के बाद अगर किसी मुल्क का नाम आता है जहाँ ज़्यादातर बच्चे स्कूल से बाहर यानी स्कूल ही नहीं जाते तो वो पाकिस्तान का नाम आता है। एक अंदाजे के मुताबिक, एक्चुअल फिगर्स तो नहीं है लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 60 लाख से लेकर तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। अब इस 200 मिलियन की पॉपुलेशन में 20 करोड़ की आबादी में अगर 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते तो आप हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करते थे, वो तो खैर अचीव नहीं कर पाए, लेकिन अब हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, अचीव कर पाएंगे या नहीं। तालीम के बजट के हवाले से अगर देखें जो पैसे मुख्तस किए गए हैं वो ज़्यादातर अगर ख़र्च ही नहीं होते और हमारी तालीम का मयार अच्छा नहीं है तो हम अपने मुस्तकबिल के बारे में कैसे पॉजिटिव राय रख सकते हैं। अगर हम देखें तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जब वफाकी बजट आया तो तालीम के लिए जो पैसे मुख्तस किए गए थे वो नाकाफ़ी थे। अगर 84 बिलियन रुपीज़ का अमाउंट मुख्तस किया जाएगा तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ज़्यादा बल्कि बहुत बड़ी ज़्यादती है इस शोबे के साथ। फिर सूबों का बजट आया, सूबा सिंध का बजट आया तो सूबा सिंध के बजट में अगर हम देखें तो 160 अरब रुपए का अमाउंट एलोकेट किया गया है। कल KPK का बजट आया 19.5 अरब रुपए का अमाउंट एलोकेट किया गया है। पंजाब का बजट आया 64.6 बिलियन रुपीज़, तकरीबन 65 अरब रुपए का अमाउंट मुख्तस किया गया है। ज़्यादा पैसे मुख्तस किए जाने चाहिए। अगर हम भूखे भी रहें, पेट में अगर हमारे कुछ ना भी हो, भूखे पेट भी सोएं, अगर तालीम होगी तो हम आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तालीम के हवाले से बात करेंगे कि तालीम के लिए आखिर हमारे हुक्मरानों को क्या वजह है कि तरजीह वो इस शोबे को नहीं देते। इसी वाले से बात करेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है प्रोफेसर मोहम्मद रईस अलवी साहब ने। आप डायरेक्टर हैं कैस्पेट के। अलवी साहब प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है आफ्ताब अहमद अबरू साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं। आफ्ताब साहब प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं आपको। कैसे ये मोस्ट वेलकम। अलवी साहब, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो हमारे हुक्मरानों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, वो इस शोबे को तरजीह नहीं देते। बाकी तमाम चीज़ें नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स देखें बिल्कुल बलून होते जाएंगे, विद एवरी पासिंग ईयर उसमें इजाफा होगा। अपने जहाँ रहते हैं, अपने जो उनके माशाल्लाह से बाहर मुल्क के दौरे हैं, अपने जो विज़िट्स हैं, उन पे तो पैसा काफ़ी ख़र्च होता है लेकिन तालीम को तरजीह नहीं दी जाती। क्या वजूहात है? बात यह है जनाब, ये बहुत ही अलमनाक किस्सा है और अलमनाक किस्सा ये है कि हमारे लोग जो भी हैं वो तालीम नहीं देना चाहते। बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहता हूँ, हमारे लीडर जो भी हैं वो हमारे बच्चों को तालीम नहीं देना चाहते। उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने उनको तालीम दे दी तो फिर वो कल उनके कदम नहीं छुएंगे, फिर वो उनके पैर नहीं पकड़ेंगे, फिर वो आज़ाद होंगे, उनकी फ़िक्र आज़ाद होगी, उनके तसव्वुरात, ख़यालात, उनके अमल आज़ाद होंगे। और ये बात हमारा सियासी रहनुमा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और आपको मैं एक अजीब वाक़या जो मैं एनालिसिस मेरी है वो बताता हूँ कि ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी बुनियादी वजह जो थी वो यही थी कि ईस्ट पाकिस्तान क्यों अलग हुआ आखिर, इसलिए कि मिडिल क्लास जो था वो पावर में आ जाता। अगर ईस्ट पाकिस्तान को पावर में जाती, वहाँ तो कोई फ्यूडल सिस्टम ही नहीं था ना, वहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं था, तो ज़ाहिर है पावर में कौन आता? मिडिल क्लास। हमारा पूरा नुक्ता नज़र ये रहा कि हम मिडिल क्लास को किस तरह से क्रश कर सकते हैं। अच्छा, मिडिल क्लास देखिए, अगर बाय एंड लार्ज देखा जाए ना तो दुनिया भर में जब हम बात करते हैं, आफ्ताब साहब आप बीइंग द इकोनॉमिस्ट जैसे अलवी साहब फरमा रहे हैं,
तालीम के हवाले से हम जब देखें तो बाय एंड लार्ज जो अमीर तबका है उनके लिए तो देखें बहुत सारे मौके हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए तालीम का हसूल नामुमकिन चीज़ बन चुका है। प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे जितनी फ़ी ली जाती है आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता इस हवाले से, ठीक है। अब क्या ये स्टैंडर्ड्स की हम अक्सर बात करते हैं, रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि ये बात समझिए कि जी मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में तय किए जाएंगे और फिर वो सूबों को इस हवाले से बात, अब 18वीं तरमीम के बाद तो बेसिकली ये एक सूबाई मसला बन चुका है जी। क्या क्या होना चाहिए ताकि हम तालीम के मेयार को बेहतर बना सकें? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त एक तालीमी निज़ाम नहीं चल रहा। वी हैव 3-4 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एक हमने रखा हुआ है गरीब लोगों के लिए, एक रखा हुआ है हमने मिडिल क्लास है रिड क्लास के लिए, और एक हम लोगों ने रखा हुआ है रिच लोगों के लिए, अमीर तबके के लिए। तो जिस मुल्क के अंदर एक निज़ाम तालीम ना हो तो वहाँ पे एजुकेशन के स्टैंडर्ड और क्वालिटी की तो बात में आई कि पहले आप एक निसाब तो एक कर लें, एक स्टैंडर्ड तो कर लें, वो हमारे पास नहीं। अब क्यों नहीं है? अब जैसे प्रोफेसर अलवी साहब ने कहा कि हम तालीम हासिल देना ही नहीं चाहते। जब हम तालीम देना ही नहीं चाहते तो इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स रखे। एग्जैक्टली अलवी साहब, जैसे आप फरमाया एक्चुअली शायद इरादे ये हैं कि तालीम ना हो, इसलिए कि तालीम होगी तो फिर ज़ाहिर समझ बूझ आएगी, फिर वोट कैसे मिलेगी। हम आपसे कहते हैं कि आप पाकिस्तान से जो अरसा है 69 ईयर्स 70 ईयर्स पाकिस्तान को आज़ादी हुई, इसी अरसे के दूसरे ममालिक जो आपके करीब करीब हैं, जब आप उनको देखिए उन्होंने इस अरसे में क्या किया। आप अगर बुनियादी फ़र्क देखेंगे तो उन्होंने इस अरसे में ये किया कि अपने मिडिल क्लास को डेवलप किया, और इसी तालीम से उन्होंने अपने मिडिल क्लास को डेवलपमेंट किया। अब नतीजा क्या है कि उनका मिडिल क्लास जो है वो तमाम होराइजन्स पे, हर उफक पे वही है। वो आईटी में भी वही है, वो इंजीनियरिंग में भी वही है, वो एग्रीकल्चर में भी वही है, वो तमाम वो फॉरेन सिस्टम पे तमाम चीज़ें वो उसके हाथ में आती हैं, और वही आपको सारा तसव्वुर, सारा उफक जो है सारे वही दिखाता है। क्योंकि मिडिल क्लास का शऊर जो है वो तमाम तबकों के शऊर से ज़्यादा साफ़ सुथरा और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा रोशन होता है, और रोशन ख्याल भी होता है वो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर रोशन ख्याली, अगर इस तरह की बातें हमारे मुल्क में होने लगी तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम तो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि ऐसी बात ऐसे करें, हुक्मरानी करेंगे। हम तो ये जानते हैं कि भाई तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी खड़ा हो और हमारे पैर न छुए, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो बुनियादी बात ये है कि शुरू से आप देखें अब तक हमारे पास 8 एजुकेशन पॉलिसी आई, 8 एजुकेशन 47 से लेके जब कायद-ए-आज़म ने मैसेज भेजा उसमें, उस वक्त से लेके फिर आपने देखा 59 में पॉलिसी आई शरीफ कमीशन, 69 में नूर खान की पॉलिसी आई, 72 में भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी दी, 79 में ज़िया-उल हक ने पॉलिसी दी, 92 में फ़ख्र इमाम साहब थे उन्होंने पॉलिसी दी, फिर 98 में नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी आई जिसमें गौस अली शाह साहब मिनिस्टर थे उस वक्त ये, और फिर 2005 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये सारा एजुकेशन का सिस्टम दिया। तो 8 पॉलिसीज़ हमारे पास आई। आप पूछे किसी से भी, ये जो साहिबान इख्तियार हैं कि भाई आपने ये पॉलिसियाँ दी, इसमें से किसी एक बात पे भी आपने अमल दरामद किया? बहुत अहम बात, किसी अमल दरामद होता ही नहीं, किसी एक बात भी, अब किसी एक बात भी नहीं किया। नेशनलाइजेशन किया भुट्टो साहब ने, ज़िया-उल हक ने डी नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। 92 में फ़ख्र इमाम साहब ने कहा नहीं प्राइवेट सेक्टर चलेगा, प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया उन्होंने, बीकन हाउस कायम होना शुरू हो गए, दीगर इदारे कायम होना शुरू हो गए, और फीसों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या है। अब आप बताइए गरीब आवाम कहाँ जाएगा? मैंने HC की मीटिंग में ये बात कही कि जब उन्होंने कहा, किसी वाइस चांसलर ने, रेक्टर ने खड़े होकर ये बात कही कि साहब फ़ीस तो 5 लाख भी हो सकती है, तो मुझे बहुत मतलब मैं आई वॉज रियली इरिटेटेड। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये पाकिस्तान, ये दादू का लड़का, ये बलूचिस्तान के एरिया का लड़का, ये स्वात के और इधर आज़ाद इलाकों के लड़के, ये 5 लाख इनके आप कैसे करते हैं? आप ये बात क्या करते हैं आप? जहाँ पे 40% जिस मुल्क में बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हो उनमें आप 5 लाख फीस कैसे लेंगे? आप बिल्कुल ठीक है, आप क्या बातें करते हैं? वो एक शोर मतलब हुआ और वो बहुत नाराज़ भी हो गए, खैर वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात जो है कि आप कह दें, फिर उसके बाद बात क्या कही उन्होंने कहा कि हम मर्सिडीज़ बेंज बनाते हैं। ये देखिए, आप कहते हैं तलबा को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। वो कहते हैं हम मर्सिडीज़ बेंज बनाते हैं, आप सुजुकी बनाते हैं।
हम गरीब लड़कों को तालीम देते हैं, हम कम पैसों में तालीम देते हैं, तो हमसे कहा जा रहा है कि आपका इंस्टीट्यूशन ख़राब है, आपकी यूनिवर्सिटी ख़राब है, और हम 5 लाख फीस लेते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। वाह, दिस इज तो ये वही फ्यूडल माइंडसेट है, वही फ्यूडल माइंडसेट है जो हमें तालीम की तरफ नहीं जाने देता। वो चाहता है कि 5 लाख फीस कितने लोग देंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं, और जो 5 लाख फीस दे के आएंगे वो सारे सब पे हुक्मरानी करेंगे। बिल्कुल। तो हमारा जो दादू का लड़का है, जो तुरबत का लड़का है, जो स्वाद के मजाफात का लड़का है, वो कहाँ जाएगा? आप देखिए, ये लोग जो हैं हमारे सियासतदान, बड़े लोग जो हैं, अब आप देखिए, मैं मिसाल के तौर पर बात करता हूँ, जो मैं आपसे कह रहा था कि मिडिल क्लास को नहीं आने देना चाहते। आपने ताज़ा तरीन देखे होंगे असेट्स, असासे पार्लियामेंट के मेंबरान के 12 करोड़ रुपए बैंक में जमा है, कैश। आप गौर करें ज़रा, अब बताइए कोई मिडिल क्लास का आदमी पार्लियामेंट में जा सकता है? अब ये इनको समझ में नहीं आता कि हमारे लोग जो हैं वो पैदल चलते हैं, उनके पास जूते भी नहीं है, उनके पैरों में आबले पड़े हुए हैं, उनके पैरों में गेटे पड़े हुए, वो चलते हैं। सांप अगर उनके पैर के नीचे आता है तो सांप कुचल जाता है, मर जाता है, काट नहीं सकता, उनके पैर इतने सख्त हो गए। और ये कहते हैं ऐसे 12-12 एकड़ के और 20-20, 50-50 एकड़ के महलों में रहते हैं और समझते हैं कि कोई पाकिस्तान में कोई सब ऐसे ही रहते हैं। पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन 40% लोग रहते हैं। आप उनके लिए करें ना भाई। ये जो पढ़ने वाले 5 लाख रुपए देने वाले हैं, यहाँ भी पढ़ लेंगे, कहीं और पढ़ लेंगे, इनका मसला गवर्नमेंट का नहीं है। क्लियर थिंग, ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है। आप उनको जाने दें, जहाँ भी जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, वो ऑक्सफोर्ड जाएं, कैम्ब्रिज जाएं, हार्वर्ड जाएं, जहाँ जाना चाहते हैं जाएं। आप तो गरीब लोगों के लिए करें, क्या बताइए मुझे क्या कर सकते हैं? ये बहुत अहम बात की आपने, जैसे कि अभी अगर देखें, अलवी साहब ने कहा कि जी देखें पॉवर्टी लेवल देखें पाकिस्तान में, अगर 20 करोड़ की आबादी है, अगर 200 मिलियन की आबादी हमारी, तो उसमें तकरीबन 60 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन मिनिमम, ये तो गवर्नमेंट फिगर्स हैं कि 60 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन वो है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी $1.25 भी वो पर डे नहीं कमा पाते। आप बताइए कि 3 वक्त का खाना खाना भी उनके लिए एक ख्वाब बन चुका है। अब इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि पाकिस्तान में 5 लाख रुपए फ़ी की बात की, लाखों रुपए फ़ी देने वाले कितने लोग होंगे? इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि हमने दरवाजे बंद कर दिए अपनी तमाम की तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए कि जी आप पढ़ने के बारे में सोचें ही ना। अगर आपने सोचना है तो पहले इतने पैसे कमाएं, अगर नहीं कमा सकते तो चुप कर घर बैठें। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, वो भट्टों पे काम करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप देखें तो बच्चे आपको नजर आएंगे काम करते हुए। चाइल्ड लेबर इज वेरी वेरी प्रेवलेंट इन पाकिस्तान। आप साहब बताएं कितने घोस्ट स्कूल यहाँ पे? बिलो लेस देन 0.1% के वो ऐसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन होगी कि जो इतनी महंगी फीस जो है वो दे सकेगी। अदरवाइज देखने में ये आ रहा है कि जो हमारे जो सोशल सेक्टर है उसकी तो प्रायोरिटी सेट ही नहीं है ना। हमारी सोशल सेक्टर की तो प्रायोरिटी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, दूसरी फैसिलिटीज़, वो साफ़ पीने का पानी, रहने के लिए साफ़ मकान, साफ़ आबो, ये हमारी प्रायोरिटीज़ में है ही नहीं। पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, हम खामोश बैठे हुए, राइट। इसी तरीके से अगर एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर हमारी प्रायोरिटीज सेट नहीं है, आपकी 40-50% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रही है, आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो तकरीबन 25,000 रुपये जो है पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम है, उसके अंदर आदमी अपनी पेट पालेगा या जो है वो बच्चों को एजुकेशन देगा। और उसके बाद दूसरा देखने में आया कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की आपने बात की, लेस देन 50% हम लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अचीव किए, लेस देन 50%। आप उठाकर देख लीजिए डेटा फ्रॉम 2010 से 2015 तक, आप डिस्कस कर लीजिए, लेस देन 50%, स्पेशली इन एजुकेशन, स्पेशली इन गर्ल एजुकेशन। हमारा तो टोटल जो हमारे एजुकेशन का जो कल्चर था, जो कदीम हमारा जो एजुकेशन का जो कल्चर चल रहा था, वो तो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है ना, वो तो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। हम नया मैकेनिज्म हम लोग लेके, लेकिन देखने का मतलब ये है कि जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उसके ऊपर तो आपने इस नई बजट के अंदर इतने टैक्सेस लगा दिए, इतने टैक्सेस लगा दिए कि अगर वो बैंक में पैसे जमा कराए तो भी टैक्स दे और बैंक से पैसे निकाले तो भी टैक्स दे। ये जो आपने बात की ना, इसमें मेरे ख्याल में ये पॉइंट मुझे लाजमी देना चाहिए कि जब ये हुकूमत आई थी आज से 3 साल पहले की बात है, तो उस वक्त विदहोल्डिंग टैक्सेस की, विदहोल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट 1990 की दिहाई में है जी। विदहोल्डिंग टैक्सेस की कैटेगरीज उस वक्त थी 36, माशाल्लाह से इन्होंने बढ़ा के उनकी कैटेगरीज की नंबर को 55 कर दिया, यानी 55 कैटेगरीज सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स की हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में कलेक्शन देखें तो तकरीबन 73% से ज़्यादा जो कलेक्शन होती है विदहोल्डिंग टैक्स की, ये तो आप डायरेक्ट की बात कर रहे हैं ना। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में 1 खरब रुपए, कम से कम 1 खरब रुपए की कलेक्शन सिर्फ सेल्स टैक्स से होती है। सेल्स टैक्स से हो रही है।
अब देखिए आप हर तमाम लोग टैक्स दे रहे हैं, गरीब आदमी भी टैक्स दे रहा है, तालीम नहीं मिल रही है, तालीम नहीं मिल रही, नहीं मिल, हालांकि हमारा ही पैसा है, हमारा पैसा, ठीक है। अगर आपने 3.1 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट रखा है और वो टारगेट अचीव हो रहा है तो बेसिकली आम आदमी से ही आ रहा है। और जीडीपी का 1.67% आप खर्च करते हैं एजुकेशन पे, बस 1.67%, जबकि पूरी दुनिया में ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो है, जो यूनाइटेड नेशंस से यूनेस्को ने रखा हुआ है, वो 3.5 है और हम 1.67 पढ़ते हैं, घुमा के कभी कहते नहीं ये 8 हो गया है, 1.68 हो गया है, 1. ऐसे करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमने एक पैसा भी ऊपर खर्च नहीं किया। जाहिर है कि जब बजट की रकम बढ़ती है तो उसमें वो भी बढ़ जाता है, परसेंटेज वही रहता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम लोग एक बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो जा रही है, सुनी जा रही है सब जगह, तो सब लोगों को ये बात महसूस होनी चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ बैठे हैं, कौन लोग हैं जो हमारे गरीब लोगों को कोई देखते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं है। तो जब तक आप हमारे आवाम को, गरीब को, किसानों को, मजदूरों को आप नहीं करेंगे, तालीम नहीं देंगे, और वो तालीम जो फोकस्ड एजुकेशन हो, जिससे उनका दिमाग रोशन हो, और हमारे तमाम पड़ोसी मुल्कों ने, तमाम दीगर मुल्कों ने ऐसे ही किया है, उन्होंने कर लिया और वो कहीं से कहीं पहुंच गए। सिवाय हमारे इस सूरत हाल का जायज़ा लें आप, तो बिल्कुल आप पाकिस्तान की सूरत हाल जो है तालीम के मामले में एक बिल्कुल अजीब, यानी जैसे बैकयार्ड में पड़ा होता है ना, बैकयार्ड में कोई चीज़ डाल दी जाए, बस कभी देख लिया उठा के चल जाते वक्त, बिल्कुल ऐसे ही किया है। जबकि तमाम मुल्कों ने जो नए नए आज़ाद हुए थे, हमारे साथ आज़ाद हुए थे, हमारे बाद आज़ाद हुए थे, उनके यहाँ कहाँ से कहाँ बातें। बिल्कुल सिर्फ एक एग्जाम्पल, जैसे आप कह रहे हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल, साउथ कोरिया को देखिए, साउथ कोरिया कहीं दूर ना जाए। साउथ कोरिया में तालीमी निज़ाम वन ऑफ द एक्सलेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में माशी बहरान आया, आपके इल्म में 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, पहले फाइनेंशियल क्राइसिस थे, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस बन के जा रहे हैं, दुनिया भर में क्राइसिस थे, लेकिन साउथ कोरिया की इकॉनमी बड़े रोबस्ट तरीके से तरक्की करेगी। तालीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखें ना सर, इसमें अगर हम बात करें, बांग्लादेश की हम लोग बात करें, सुबह सर से भी ये बात डिस्कस हो रही थी कि हम जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जब हम उठाते हैं और उसके ऊपर जब हम बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बांग्लादेश का एजुकेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेशियो है वो पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान से बेहतर, हाँ पता है, सारे मुल्कों का, ईरान का बेहतर है, ईरान का बेहतर है, श्रीलंका का हमसे बेहतर है, जापान का हमसे बेहतर है। श्रीलंका में तो खैर 99% रेशियो है लिटरेसी रेट की बात करें तो पाकिस्तान में हम कहते हैं। अच्छा, अभी जो मैं अभी आपसे बात कथा कलामी, जी जी, 11th 5th ईयर प्लान जो आना था 2 साल पहले, 3 साल पहले, 13 में आना था, वो अब आया है अप्रैल में, अभी माशाल्लाह। सिर्फ 5 साल डिले हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो अब ये बताएं कि 5 साल में बजट आए, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है? पिछले बजट आए वो किस खाते में गए, ये बताएं आप। सही कह रहे हैं, प्लान ही नहीं था तो वो किस खाते में गए। अच्छा, अब उसको आप देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, यानी कोई भी आप किसी से भी कहें कि भाई तुम एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहते हो थोड़ा, तो वो वही लिखेगा जो लिखा है कि साहब हम प्राइवेट एजुकेशन को तरक्की देंगे, हम साहब ऐसा करेंगे, हम ये वुमेन और मेन की तालीम को बढ़ाएंगे। भाई क्या कोई ये विजन क्या है, ये विजन क्या है? आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि आप फ्री एजुकेशन देंगे, हायर एजुकेशन में एक्सेस देंगे, वो आप कर ही दे रहे, तो यू आर वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू आर वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरी गवर्नमेंट हैज बीन वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिसीज आती हैं बिल्कुल खामोश होती हैं, जो आइन के आर्टिकल 25 की बात करेंगे जी, वो आइन का आर्टिकल किस लिए है भाई, क्यों आइन में रखा गया था? बिल्कुल, तो ये तो आप आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। जब खिलाफवर्जी कर रहे हैं आइन की, तो कोई कुछ तो शर्मानी चाहिए यार, कि कुछ तो बात करें आप, कोई तो कैसे पूछने वाला हो, कुछ तो पूछने वाला हो। तो ये चीज़ों को अब मैं आपसे अर्ज करूं कि हायर एजुकेशन कमीशन बना, बहुत अच्छा आइडिया था, और उसको उन्होंने उसके तहत यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलाइज करना शुरू किया, उसकी एजुकेशन को। ठीक है, ये एक अलग बहस है कि उससे यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी जो थी, खुद मुख्तारी जो थी, वो बहुत कहीं कहीं मुतासिर होती है। ठीक है, लोगों ने एहतजाज भी किया, एतराज़ भी किया, ये भी किया, लेकिन चलें आपने एक सोर्स बना दिया कि वो यूनिवर्सिटीज़ को फाइनेंशियली मिलता रहेगा, तो यूनिवर्सिटीज़ जो अपने प्रोविडेंट फंड से तनख्वाहें दिया करती थी, ख़त्म हो जाता था, मुश्किल में आ जाती थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अब आपने जब 10th अमेंडमेंट पास कर दिया और सबका, ये
आपको पता है कि जब कोई अमेंडमेंट पास होता है तो वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है। इसका मतलब पार्लियामेंट की जितनी पार्टियां थी वो सब उसमें शरीक थी। ये भी ठीक है। तो जब सब उसमें शरीक थी तो अब आप ये कह रहे हैं कि साहब वो हमारी जो इस्लामाबाद की HC है उसको इख्तियारात होनी चाहिए, तो कैसे होंगे, कैसे होंगे आप बताएं। फिर जब पंजाब ने HC कायम कर दी, फिर सिंध ने कायम कर दी, अब कैसे? आपने दे दिया सब प्रोमिसेस को भाई, आपने सारे अमेंडमेंट्स कर दिए, आपने चीज़ें दे दी। अब आप उसे ऊपर से कोई बात करना चाहते हैं ऐसे तो कर लें, लेकिन ये तो मर्जी पे मुनहसर है ना। फिर कोई कानूनी वो तो नहीं रहा, कोई कानून तो नहीं रहा जिसके तहत होगा। तो ये तो आप एक तयशुदा एक फैसला है, आपस में मिलकर बैठ के कर लिया आपने, कैसा होगा? कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो कह देगी नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जब आप अमेंडमेंट करते हैं उस वक्त तो कम से कम गौर करें, लेकिन अमेंडमेंट करना था महज इसलिए कि आपको अपने इख्तियारात जो थे वो मुश्तमे करने थे। सब ने अपने अपने, उनका हमारे पास इख्तियार आ रहा है, उनका हमारे पास आ रहा है, उनका हमारे पास, बस ठीक है। सारी पार्टीज इस पर खुश थी कि हमारे पास इख्तियार आ रहा है। मुल्क के लिए, मुल्क का मसला कहाँ है, कौम का मसला कहाँ है, ये गरीब अवाम कहाँ है? आप ऐसी ऐसी मिसालें आपको यहाँ पे गुर्बत की, और यहाँ पे लोग बच्चों को बेच रहे हैं। अभी मैं कल देख रहा था एक उसमें देख रहा था कि इंडिया का एक टेलीविज़न ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान में टेलीविज़न पे प्रोग्राम होता है, उसमें बच्चे दिए आते हैं। मोटरसाइकिलें और कारें तो हमने सुनी थी, लेकिन बच्चे दिए आते हैं। अरे भाई ये कैसे, आप लोग कैसे, ये समझने की बात है, ये कोई बहुत खूबी की बात नहीं है। आप बिल्कुल विल कंटिन्यू विद दिस। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम कितना ज़्यादा मुतासर हो रहा है, बजट की एलोकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से फ़ंड्स एलोकेट किए जाने चाहिए ताकि हमारी तालीमी निज़ाम में कुछ बेहतरी है, हमारे लोग कुछ पढ़ लिख के आगे बढ़ें। दुनिया में जब हम देखते हैं, हम तरसीलात की अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में पिछले माली साल में 18.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की तरसीलात आई। इस माली साल में अभी तक 18 अरब डॉलर तक की तरसीलात आ चुकी हैं, रेमिटेंसेस आ चुकी हैं। ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि बाद एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर जो टोटल अमाउंट होगा कोई 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का होगा, जो कि तकरीबन हमारी जो बरामदात है उसके बराबर होगा। इन तरसीलात को मज़ीद बढ़ा सकते हैं अगर हम अपने लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दें, बेहतर तालीम दें, तो ये बाहर जाके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और वही हमारे मुल्क को काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकता है। वक्त ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें कि बजट एलोकेशन तो हो गई तालीम के हवाले से, वफाक ने भी एलोकेशन कर दी। फिर 3 सूबे के, अगर हम बात करें तीनों सूबों का, ख़ास तौर पे हम सिंध, पंजाब और KPK की बात करें, बजट आ चुका है और एलोकेशन भी हो चुकी है। अमाउंट भी बड़ा अच्छा मुख्तस किया गया है। ख़ास तौर पे सिंध की बात करें तो सिंध में तो ये कहा गया कि जी इस दफ़ा तकरीबन 50,000 नौकरियाँ मज़ीद दी जाएंगी। अब उसमें तकरीबन 10,000 नौकरियाँ सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के शोबे के लिए जनरेट की जाएंगी। अब ये जो 10,000 असामियाँ हैं, जो 10,000 नौकरियाँ दी जाएंगी, इन तमाम चीज़ों से हमारे इस सूबे की बात करें, सूबा सिंध की बात करें, इसमें तालीम का निज़ाम कितना ज़्यादा बेहतर होगा। इसी हवाले से अब्दुल साहब आप बताइएगा, आफ्ताब अब्दुल साहब, के आप क्या समझते हैं कि सूबा सिंध में तालीमी निज़ाम, मैं ख़ुद ट्रैवल कर चुका हूँ इंटीरियर एरियाज़ में, कराची द बिगेस्ट सिटी ऑफ दिस प्रोविंस, लेकिन कराची के अलावा सूबा सिंध के दूसरे शहरों की अगर मैं बात करूँ तो बाय रोड जा चुका हूँ, विज़िट कर चुका हूँ। स्कूलों की हालत अगर मैं बयान नहीं कर सकता, तालीम का जो निज़ाम है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। वहाँ पे जो लोग कहते हैं, बाय एंड लार्ज जो ज़्यादातर जिनसे मेरी मुलाकात हुई, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ज़्यादा लोगों से जिनसे मेरी मुलाकात हुई है जो कहते हैं जी हमने बैचलर डिग्री ली हुई है, मास्टर डिग्री ली हुई है, जब उनसे मैं बातचीत करता हूँ तो यकीन करें कि उनसे बात करने के बाद जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, मुझे लगता नहीं कि तालीम का निज़ाम अच्छा है। एक मास्टर डिग्री होल्डर का नॉलेज लेवल जो होना चाहिए वो मुझे नज़र नहीं आता है। इसमें कसूर किसका है? बात सारी प्रायोरिटीज़ की है। जैसे प्रोफेसर अलवी साहब ने कहा ना कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट नहीं। 11th 5 ईयर प्लान के अंदर अब जैसे हम लोगों ने कहा कि ये 3 साल लेट है, तो 3 साल पहले जो हम लोगों ने बजटरी एलोकेशन दी थी, इसका मतलब है कि दैट विल नॉट काउंटेड, हमारे वो बजटरी प्रायोरिटीज़ में काउंट नहीं। पूरी दुनिया के अंदर यही होता है कि पहले प्रायोरिटीज़ सेट होती हैं, फिर विजन बनाए जाते हैं, फिर उनके हिसाब से एलोकेशंस होती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो है विजन एलोकेशंस पहले होती हैं, विजन्स बाद में आते हैं। गुडनेस, एलोकेशंस पहले होती हैं, विजन्स एंड प्रायोरिटीज़ बाद में। हालांकि विजन तो 50 साल 25 साल 30 साल,
उसके बाद देखा ये जाता है कि आपके पास इन चीज़ों को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन से हैं। क्या आपके पास मैन पावर है, क्या आपके पास टेक्निकल लोग हैं, क्या आपके पास प्रोफेसर्स, टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। अगर नहीं है तो पहले 4 साल 5 साल उनको प्रोड्यूस किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता है। अभी आपने बात की कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगी आइंदा 10,000 टीचर्स प्राइमरी एजुकेशन के, जो पहले अपॉइंट हुए हैं पहले उनको तनख्वाहें तो दे दे। माय गुडनेस, वो आते हैं यहाँ वो रोडों पे, एहतजाज करते सड़कों पे एहतजाज कर रहे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, उनको सैलरीज तो दे दें, उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स तो दे दें, उनको जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं वो तो दे दें। यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। क्वेश्चन इज़ दैट आर दीज यूनिवर्सिटीज़ आर वर्किंग प्रॉपरली? उधर क्या पूरा स्टाफ है, उधर फैकल्टी है, उधर सारे एकेडमिक रिसोर्सेज अवेलेबल है? बात सारी वहीं पर आके रुक जाती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपने इंटीरियर का विजिट किया है, मैं तो इंटीरियर से बिलोंग करता हूँ, मैंने तकरीबन 14-15 साल मैंने इंटीरियर में गुजारे, अपनी आंखों से सारी चीज़ें हम लोगों ने बजटरी वगैरह सब लोगों ने देखा है। इंक्रीमेंटल, टोटल इंक्रीमेंटल, 10% बढ़ा दे बजट, 15% बढ़ा दे बजट, 20% बढ़ा दे। ये नहीं है कि आपकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या करनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। अब 11th 5 विजन आप बना लें, जो विजन तो बहुत अच्छी बात है, विजन बना, क्या उसके लिए आपके पास आइंदा 4 साल 10 साल के लिए रिसोर्सेज है? बात आ जाइए एजुकेशन पे, आपको मेनली वही जो हम बात पहले कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है तो हम रिसोर्स कैसे एलोकेट करेंगे? सिंध को कितने रिसोर्स चाहिए, पंजाब को कितने चाहिए, बलूचिस्तान को कितने चाहिए, KPK को कितने चाहिए? आपके पास 5 ईयर उससे कम कितने बच्चे, प्राइमरी एजुकेशन में कितने टीचर्स चाहिए, कितने स्कूल चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, कितने प्लेग्राउंड होने चाहिए? स्पोर्ट्स की तरफ तो बात आ गई है, तो स्पोर्ट्स पे तो हमारा कोई रुझान ही नहीं है। कौम सेहतमंद एक्टिविटीज़ की तरफ जाए, उसकी तरफ हमारे, तो बात घूम फिर के वही आ जाती है कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़। एक तो प्रायोरिटीज़ की अगर हम बात करें तो सूबा सिंध ने जब बजट पेश किया तो उन्होंने कहा जी हम 4 सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। पहली जो हमारी तरजीह है ऑफकोर्स, उन्होंने कहा जी एजुकेशन, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर और फिर लोकल गवर्नमेंट। अब तालीम के हवाले से बजट तो सूबा सिंध ने बड़ा अच्छा पेश कर दिया है कि बड़ी अच्छी एक एलोकेशन होगी कि अगर 18% है तकरीबन। हाँ तकरीबन अगर 160 अरब रुपये आपने एलोकेट कर दिए तो इससे 869 बिलियन रुपीज़ का बजट है और 160 बिलियन रुपीज़ आपने एलोकेट तो कर दी है। अमल दरामद और विजन तो कहीं नज़र आता है आपको? विजन 2025, विजन 2010 आया था, विजन 2025। एक दिलचस्प बात है कि सबसे बुनियादी चीज़ तो विजन है और सबसे आखिरी चीज़ एक्शन है। तो इन 2 चीज़ों में हम कमज़ोर हैं, यानी विजन भी नहीं है और एक्शन भी नहीं। मुझे तो लगता है कि हमारा विजन बेसिकली हम अंधे हो चुके हैं। अजीब गरीब है कि कैफियत कि हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं गवर्नमेंट की और प्राइवेट को हैंड ओवर कर देते, NGOs को दे देते, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कि आप चलाएं। क्यों चलाएं? करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, यानी गवर्नमेंट खर्च करती है कि भाई ये बिल्डिंग हमने बनाई स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, इसके लिए। वो कहते हैं भाई प्राइवेट सेक्टर कोई आता है, वो कहते हैं कि साहब हम आप चलाएंगे, आप हमें देते। अरे क्यों भाई? तो इसका मतलब ये कि एक्शन भी नहीं है, अमल भी नहीं करना चाहते। आपने एक चीज़ बना ली गलती से, आप कहते हैं गलती बन गई, अब यार क्या करें, हैं पिछले बजट में रखना था, तो अब इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम हैंड ओवर कर देते हैं फला ऑर्गेनाइजेशन, फला हमारा कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, कोई है अच्छी पोजीशन में, वो देगा हम चलाएंगे, ठीक है आप हमें देते हैं, कुछ काम करेंगे तो वो दे दिया आपने उसको। अरे भाई कौन है आप देने वाले? नोबडी। जब एक मरतबा आप बजट में कोई चीज़ रख दें और गवर्नमेंट की इमारत बन जाए तो फिर गवर्नमेंट उसे दे नहीं सकती। यानी अखलाकी तौर पे गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं होता कि वो बिल्डिंग दे दे किसी को। वो कैसे दे देगी भाई? इसलिए सारी यूनिवर्सिटियाँ अब दे दे लोग, चलाते रहे लोग। तो दूसरी तरफ ये है कि एक प्राइवेट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को आपने बनने की याद दी है। अच्छा, उनसे फिर आप उनको ये नहीं देते कि भाई जब आप प्राइवेट वालों को दे रहे हैं, बिल्डिंग्स दे रहे हैं कि चलाओ, तो प्राइवेट वाले जो चला रहे हैं उन्हें भी तो ग्रांट दें कुछ। अगर कोई अच्छा चला रहा है तो उसको ग्रांट दें। फिर देखिए ना, आप समझ रहे कंट्रास्ट, अच्छा भी चला रहा है, कम फी वसूल कर रहा है, उसको ग्रांट दीजिए आप। और बकाया आप ये कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग्स उनको दे रहे हैं। तो बात ये है कि वो
कोई दिलचस्पी लेने नहीं चाहता। उसको ये, अगर उसको फ़ौरन उसकी निगाह चली जाए नीचे तक कि हमारा आवाम जो है, ये किसान जो है हमारा क्या कर रहा है, तो उसके दिल पे चोट लगेगी। लेकिन उसके दिल में तो कोई दर्द है ही नहीं ना। ये पत्थर दिल लोग हैं, समझ, आप यकीन माने, पत्थर दिल लोग हैं, ये संग दिल लोग हैं। इनको नहीं मालूम कि हमारे जो किसान है, हमारा जो गरीब मजदूर है, वो कैसे कर रहा है। हाँ, कोई एहसास नहीं। उनके बच्चे कैसे हैं, वो अपने बच्चों को बेच रहे हैं। देखिए आप कैसे मुश्किल में हैं, और खाने को नहीं है। आप देखते हैं और इनको कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। आप रमज़ान में देखें कि लोगों ने वो इफ्तारी का लगाया हुआ और रश लग जाता है, सड़क बंद हो जाती है वहाँ पे। कौन है बेचारे? यही गरीब लोग आके रुक जाते हैं इफ्तारी खाने के लिए। ये चीज़ देखते नहीं कि लोग, देखना चाहिए इस हुकूमत को कि ये क्या है। और वोट लेने के लिए जब आते हैं तो कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कैसे गले लगाते हैं। कमाल की इन लोगों को, मतलब ये कि अवामी फहम जो है वो बिल्कुल नहीं, या है तो उसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं कि उन्हें कुछ परवाह ही नहीं है। कोई परवाह नहीं किसी की, कोई इसकी परवाह नहीं है। अभी आप देखें कि हमने एक सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक स्कूल्स का एक मंसूबा बनाया और उसमें 12 स्कूल बनाए उन्होंने, शानदार स्कूल, करोड़ों रुपए के, कोई 40 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 15 करोड़, ऐसे खर्च से। जब वो बन गए तो प्राइवेट को हैंड ओवर कर दिए। सिर्फ एक स्कूल के, जो नाथ नाजमात का स्कूल है, पब्लिक स्कूल, वो बचा। बक्या ये तमाम के खैरपुर में कराची में थे या नहीं, पूरे सिंध के शहरों में सबको दे दिया। कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं से आ गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं से आ गई, कोई बहरिया आ गए, कोई फला आ गए, कोई यह, सबको उन्होंने दे। अच्छा, सब जो हैं सब हज़ारों रुपए फीस ले रहे हैं। अब वो स्कूल जो हमने कायम किए थे कि गांव में, देहात में, छोटे शहरों में अच्छे स्कूल बनाएंगे, पब्लिक स्कूल के नाम से मुफ्त तालीम दी जाएगी और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। वो उनके पास है और वो हज़ारों रुपए उनसे फीस ले रहे हैं, और कोई गरीब वहाँ इंटर ही नहीं हो सकता। ये हमने खर्च किया, हमने खर्च किया पैसे, यानी गवर्नमेंट ने खर्च किया और हमने दे दिया उनको कि फीस आप लें, आप अपने पैसे, अपने आमदनी बढ़ाएं। क्या हुकूमत का मकसद ये था कि जी ये लोग आके ठीक मैनेजमेंट करेंगे, बेहतर तालीम देंगे, कम फ़ी लेंगे, या बिल्कुल फी ना? उनसे शुरू में इत्तेफाक से शुरू में हमने कहा भाई ये तो हम करना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं करना। लेकिन उनका एग्रीमेंट बना, हमने कहा एग्रीमेंट कम से कम 25% तलबा को फ्री होना चाहिए। कोई नहीं कर रहा, कर ही नहीं रहा, अमल दरामद नहीं। अब गवर्नमेंट कोई जा ही नहीं रही वहाँ, गवर्नमेंट पूछती नहीं उनसे क्या करें। ज़्यादा ये उनके सिफारिश पे उनके बच्चे दाखिल कर लेती है, वो अच्छे पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ते हैं या जैसे पढ़ते हैं वो हो जाता है। यानी वो जो 25% है बेसिकली वो सफारशी लोग होंगे, वो सिर्फ 5%, 2% वो यही लोग जो होते हैं मेरिट पे नहीं होंगे। मेरिट पे सवाल ही पैदा होता। दैट इज पिटी, दैट इज जो है ना, अब हम खर्च करें, गवर्नमेंट खर्च करे और उस पर कमाए दूसरे, ये तो अजीब भरी बात है ना। बिल्कुल। ये सब अगर जब तक हमारी गवर्नमेंट से ये बात नहीं रियलाइज़ करेंगी कि हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे आवाम के लिए मुफीद हो, जो हमारे आवाम में मोहब्बत पैदा करे, जो आवाम में इत्तेहाद पैदा करे, जो आवाम में पाकिस्तान से उल्फत पैदा करे, जब तक वो काम नहीं करेंगे आप, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अब बिल्कुल, और रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स, अब देखें ना कि वो चीज़, वो प्रॉपर्टी जो आप टैक्स पेयर के पैसों से बनाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बना रहे हैं, आपको ये हक किसने दिया है कि आप उसको बेचें? वो टैक्स पेयर के पैसों से बना हुआ है, वो आपके मेरे पैसों से वो चीज़ एक बनी हुई है, फिर आप उसको बाद में उसको किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप दे दी। अब मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने स्टडी किया है बीइंग एज अ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, सबसे अच्छा निज़ाम मैनेजमेंट जो होता है वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का होता है। टॉप लेवल से लेके और नीचे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक गवर्नमेंट की मैनेजमेंट जाती है। हम अपने सिंध का एजुकेशन सिस्टम अगर हम उठा के देखें तो टॉप मैनेजमेंट प्रोविंशियल लेवल से लेकर नीचे एक देहात तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक हमारे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की हायरार्की मौजूद है। इससे बेहतर सिस्टम और क्या होगा आपके पास? बिल्कुल। बात वही है, सिंसेरिटी एंड प्रायोरिटी। आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, अपने इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, प्रॉपर तरीके से आप प्लानिंग करें, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ हों, बजटरी एलोकेशंस कुछ हों, अभी सिंध गवर्नमेंट की बजट आई है उसके ऑलमोस्ट 28% जो इन लोगों ने जो एलोकेशन की है वो एजुकेशन सेक्टर के लिए की है। लेकिन यहाँ पे एक बात और सोचने वाली है कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर
70-75% जो बजट एलोकेट होता था वो ऑन गोइंग स्कीम्स के लिए होता था। तालीम के बजट की बात कर रहे हैं आप? मैं ओवरऑल बजट की बात कर रहा हूँ, ये यानी वो तरक्याती काम जो अभी चल रहे तो उस पर गवर्नमेंट 70 से 75% बजट एलोकेशन देती थी पुराने कामों को मुकम्मल करने के लिए। अब टोटल एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? टोटल एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें एजुकेशन भी शामिल है। ऑफ कोर्स। अब वो 70-75% से कम करके ऑन गोइंग के लिए 60% और नई स्कीम्स के लिए 40%। यानी इसका मतलब है जो ऑन गोइंग जो पुरानी जो आपको प्रायोरिटीज जो पूरी करनी थी उसके ऊपर आपने थोड़ी सी रिसोर्स एलोकेशन कम कर दी। तो वो नहीं बनेंगे या वहीं रोक दिए जाएंगे? आहिस्ता बनेंगे अच्छा। या नहीं बनेंगे या बाद में बेच दिए जाएंगे, बहुत सारी बात। और लोग तो भूल जाएंगे ना, लोग भूल जाएंगे कि जी इसका इफ्तिताह तो हुआ था कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे देहात में स्कूल बनेगा, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे। ये जो इतने मील सफ़र करके पैदल जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, अब वो इतना ज़्यादा सफ़र तय नहीं करेंगे। गांव के पास ही एक स्कूल होगा, गांव में स्कूल होगा। गवर्नमेंट की अपनी जो अगर हम बात करें अंदाज़ा कि सिंध के अंदर तकरीबन 3 से 4 हज़ार गोस टू स्कूल से जो इसी पे मैं आपको इसी पे एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। हम लोग थरपाकर गए, वहाँ पे एक दो देहात में गए, एक देहात में गए और ये कैमरामैन मेरे से क्रू मेंबर सब साथ थे, हम कवरेज कर रहे थे। वहाँ गए तो एक साहब ने कहा जी, मैंने कहा यार मुझे किसी स्कूल का विज़िट करना है। कहेंगे आइए ये स्कूल थरपाकर के अंदर, थर के अंदर मैं बता रहा हूँ कि मैं गया, मुझे था कि यार मैं ज़रा देखूँ, एक चीज़ तशनगी थी कि जी स्कूल देखूँ। कहने लगे आइए। वहाँ गए तो एक कमरा बना हुआ था, कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा था, तो कोई 2-2:30 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा यार ये स्कूल बंद हो गया। कहने लगे जी अब तो 2-2:30 बजे हैं। तो मैंने कहा एक ही कमरा है? कहने लगे जी। मैंने कहा कि बताएं कि इस गांव में कितने घर हैं? तो उन्होंने कहा सर 200 से 250 के करीब घर होंगे। और मैंने कहा इन तमाम लोगों के लिए 200 से 250 घर, अगर एक घर में आप 6 लोग भी लगा लें और 3-4 बच्चे भी लगा लें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे होंगे। तो मैंने कहा इस एक कमरे में कितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? तो उन्होंने कहा जी 50 से 60 बच्चे पढ़ने आते हैं। तो मैंने कहा बाकी बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? कहने कि इसके अलावा एक और स्कूल है यहाँ पे जिसमें 120 बच्चे पढ़ते हैं, तो टोटल कोई 180 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? कहने कि बाकी तो कोई सिस्टम है नहीं। तो मैंने कहा फिर इस गांव का या इस डिस्ट्रिक्ट का या इस डिवीज़न का मुस्तकबिल आपको कैसा लग रहा है जहाँ पे तालीम के लिए कोई इकदाम ही नहीं किए गए? मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये यहाँ पे हमारी जो आप विजन की बात करें ना, प्लानिंग की, एक साहब आए, उन्होंने प्लानिंग की कि बहुत ज़रूरी है तालीम, तो एक कमरे के स्कूल सब जगह बना दिए जाए। अब एक कमरे के स्कूल में 1ली से 5वीं तक, उसी कमरे में 1ली भी, उसी कमरे में 5वीं, एग्जैक्टली ऐसा, उसी कमरे में हेडमास्टर भी, उसी कमरे में टीचर भी। जिस एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो एग्जैक्टली ऐसा था। व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग इट इज। फिर वो दूसरे इनका 2 कमरों को बना दे, उनके 2 कमरे में उनका मल्टी क्लास करेंगे। एक में 1ली से लेकर 3री जमात तक बच्चे बैठेंगे और दूसरे में 4थी से 5वीं तक होंगे, 2 कमरे हो जाएंगे, बना दिया। एक आया उनका बाउंड्री की जरूरत नहीं, बाउंड्री लेस स्कूल बन गया। एक आया उनका पानी है ही नहीं स्कूल में, उनका बिजली है ही नहीं स्कूल में। अब आप स्कूल कैसे बना रहे हैं? विदाउट बाउंड्री, विदाउट पानी, विदाउट बिजली और विदाउट कमरे। न प्रिंसिपल का है, न हेडमास्टर का है, न किसी का है, 2 कमरे बने हुए हैं। आप चाहे बैठना चाहें बैठें, चाहे नहीं बैठना चाहें। तो कैसी प्लानिंग है ये? तो पैसे वेस्ट हुए सबने की। आपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो टैक्स के हैं वो वेस्ट करिए, और यकीनन वो हमारे लिए वेस्ट हुए, उनके लिए वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो उसमें किया होगा, तभी तो ये सब किया है। और अगर उन्हीं से वो स्कूल बनाते, जैसा कि होना चाहिए स्कूल, जैसा कि होते हैं स्कूल दुनिया में, अगर वैसा स्कूल बनाते, तो आपको पता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में 2 इमारतें सबसे, शहर में आप दाखिल हों तो सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आती थी। एक दफ़े आप ऐसे गुजरेंगे बस से या गाड़ी से, तो वो एक कॉलेज की बिल्डिंग होती थी और एक कोतवाली की बिल्डिंग होती थी। अब आपको तो पता ही नहीं कि कौन सा है कॉलेज है, कौन सा स्कूल है, कहाँ क्या है, कुछ नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आखिर में आपसे कमेंट लेना चाहूँगा आफ्ताब अब्दुल साहब कि आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले माली साल में तालीमी निज़ाम पूरे पाकिस्तान में बेहतर होगा या नहीं? अगर हम स्टेटिस्टिक्स के ऊपर अगर हम कहें और अगर हम ये देखें कि अराउंड 1 बिलियन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए रखा जाए, तो मैं नहीं समझता कि आइंदा साल के बजट के अंदर भी कोई बेहतर
तवक्को की जा सकती I understand. It was really wonderful having you on the show, रईस अली बहुत साहब। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बड़ी आपका इनायत तशरीफ लाए। आपकी, It was बहुत really शुक्रिया। nice having you. So wonderful. Thank you so much आफ्ताब बबलू साहब का तशरीफ लाए। वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।